चलो देखो बोर्ड पे देखो, हम लोग पढ़ा रहे थे क्या, सेल चैप्टर चल रहा था, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, कल हम लोगों ने पढ़ा हम एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पढ़ा। और सच बताएं, कल की क्लास में हमने 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़े, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो कल का हमारा ये प्रोग्रेस था। आज हम इसको आगे लेके जाएंगे और आज हम पढ़ रहे हैं क्या, आज हमें पढ़ना है न्यूक्लियस। क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस पढ़ना है। तो जरा समझें क्या है न्यूक्लियस। यहां देखिएगा, तो पहले हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और नेचर के बारे में। किसके बारे में? उसके स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो जरा पहला पॉइंट मेरे साथ पढ़िएगा, कहता है न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल सेंट्रली लोकेटेड ऑर्गेनल। आई थिंक ऑर्गेनल आपको बताया था क्या होता है ना। जैसे मैंने कहा, कई बार मैंने बात कह दी, जैसे हमारे पास क्या है, ऑर्गन्स, और उन ऑर्गन से मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी प्रकार से सेल क्या था, एक लिविंग क्रिएचर है, और वो जिन जिन चीजों से मिलके बनता है उनको कहा जाता है क्या, ऑर्गेनल। तो न्यूक्लियस क्या है, सेल का ऑर्गेनल है। और सेल का एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि लार्ज है साइज में, शेप कैसा है भाई का, स्फेरिकल है, सेंट्रली लोकेटेड का मतलब है कि सेल में इसकी जो पोजीशन है कहाँ है, सेंटर पे ये होता है। कहाँ होता है? सेल के सेंटर पे होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ आया किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। दूसरा, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। और याद करो, देखो हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ाए थे, तो हो सकता है कि उस दिन क्लास में नहीं समझ आया था। अगर आपको याद हो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते थे उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं था, ये था ना, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब समझ आया हो क्या पॉइंट था वो, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसको हमने इनकम्प्लीट प्रीमैच्योर सेल कहा, उसमें हमने क्या कहा, गेट खोल दो थोड़ा हल्का सा, गेट खोल दो, अंदर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि उसमें सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ये गेट लगा दोगे बच्चे, ये गेट लगा दो, ये चेयर थोड़ी सी सरका दो। ठीक है, गेट, ये चेयर भी सरका दो, मेरे रास्ते में अड़ेगी। तो चलो, तो हमने कहा कि सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। यहीं बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ बच्चा, ये टीना के साथ बैठ जाओ। हाँ, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैं समझाना क्या चाह रहा था कि याद करो कि जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएट था, तो आई थिंक वहाँ डिफरेंशिएट क्या था, प्रोकैरियोटिक दैट इज इनकम्प्लीट प्रीमैच्योर सेल, वहाँ क्या लिखा था, वहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब समझ आया किस न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, ये वाला ऑर्गेनल वहाँ क्या होता है, होता ही नहीं। बट यूकैरियोटिक सेल दैट इज एडवांस कंप्लीट सेल जिसे कहा था, क्यों एडवांस और कंप्लीट कह रहे थे, क्योंकि उसमें आपको ये ऑर्गेनल देखने को मिलता है। तो आई थिंक वो पॉइंट आप समझ आया होगा कि क्या वो डिफरेंशिएट था। बट ठीक है, वापस आएंगे हमारा टॉपिक न्यूक्लियस। बट मैंने उस दिन भी कहा था कि यार ये चलने वाला है ना, कि कुछ पॉइंट जो वहाँ पढ़े वो धीरे धीरे अब आगे समझ आएंगे। तो चलिए, तो न्यूक्लियस पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लियस क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है जो कि साइज में लार्ज है, शेप में स्फेरिकल है, और इसकी न्यूक्लियस की पोजीशन सेल में कहाँ है, ये सेल के सेंटर में लोकेटेड है। और दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे थे, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। इसे क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, एक ऐसा ऑर्गेनल जिसकी खुद की क्या है, 2 मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमने कल पढ़ा कि सेल के पास क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी प्रकार से न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसकी खुद आउटर में क्या होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती है। यही कारण है न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल भी कहते हैं। क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखिए, न्यूक्लियर एनवलप हैज पोर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसका जो आउटर सरफेस है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और इन पोर्स की मदद से ही न्यूक्लियस क्या करता है, मटेरियल का एक्सचेंज, बोले तो आदान और प्रदान करता है। कि कोई मटेरियल अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो उसके थ्रू ही जाता है। न्यूक्लियस से कोई मटेरियल, या न्यूक्लियस ने कोई मटेरियल सिंथेसाइज किया, बनाया, उसको न्यूक्लियस से बाहर जाना है, तो उसके जो सरफेस में पोर्स होते हैं उनके ही थ्रू क्या करता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है। आई थिंक ये पॉइंट समझ आ गया होगा। चौथा पॉइंट देखिए बच्चा, फिल्ड विद फ्लूइड। जो न्यूक्लियस है वो एक फ्लूइड से भरा होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट। तो न्यूक्लियोप्लास्ट क्या है, न्यूक्लियोप्लास्ट इज अ फ्लूइड जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो इतना समझ आया न्यूक्लियस क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ मौजूद है।
है कि नहीं? इतना समझ आया। बात करते हैं कुछ और चीजों की। न्यूक्लियस इज नॉन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसम। ये राइबोसम आगे आएगा, बट बता देता हूं राइबोसम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। राइबोसम आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। राइबोसम एक ऐसा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो क्या बनाता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और उस राइबोसम को कौन बनाता है? न्यूक्लियस बनाता है। कौन बनाता है? न्यूक्लियस बनाता है। तो सब समझ आया? बाकी राइबोसम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस इज नॉन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसम। न्यूक्लियस क्या कहलाता है? राइबोसम की फैक्ट्री कहलाता है, बिकॉज ये क्या बनाता है? इट फॉर्म, इट प्रोड्यूस राइबोसम। राइबोसम आर हेल्पफुल, मैंने बताया राइबोसम किसमें मदद करते हैं? दे हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस इन दी साइटोप्लाज्म। किसमें? अच्छा साइटोप्लाज्म हमने नहीं पढ़ाया, आगे आने वाला है। अभी फिलहाल थोड़ा बता देते थे, ये चलेगा, बायोलॉजी है ये, साइंस 9th का, चीजें बहुत स्मूथ नहीं चलेंगी, आगे पीछे करके पढ़ना पड़ता है। तो उसने क्या कहा? न्यूक्लियस किसका फैक्ट्री है? राइबोसम का, क्योंकि राइबोसम प्रोड्यूस करता है। अब एक नया वर्ड आ गया, राइबोसम प्रोड्यूस करता है। राइबोसम क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। अब बच्चा बोले साइटोप्लाज्म आ गया। अब साइटोप्लाज्म के जो सेल की मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। उसके अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को कहते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। आगे आएगा और बेहतर समझ आएगा। फिलहाल एक पॉइंट आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं कि क्या करता है भाई? न्यूक्लियस राइबोसम बनाता है। ये राइबोसम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, वो भी कहाँ? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म फिलहाल के लिए क्या है? ये न्यूक्लियस तो नहीं कहूंगा मैं, न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में मौजूद फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है, बात करते हैं न्यूक्लियस के क्या क्या कंपोनेंट है, कि खुद न्यूक्लियस किन किन चीजों से मिलके बना है। इसका पहला कंपोनेंट है न्यूक्लियॉन्स। क्या है? न्यूक्लियॉन्स। क्या है न्यूक्लियॉन्स? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसम। एक्चुअल में न्यूक्लियस तो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है वो एक्चुअल में क्या बनाता है? राइबोसम बनाता है। इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का काम क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे बना है? डीएनए और प्रोटीन से बना है। अभी हम बात करेंगे क्रोमेटिन क्या करता है, बट फिलहाल के लिए न्यूक्लियस का एक कंपोनेंट क्रोमेटिन भी है जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? धागे जैसा दिखने में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो खुद कंस्टिट्यूट हुआ है किससे? डीएनए एंड प्रोटीन के मॉलिक्यूल से। और लास्ट है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब एक सेल डिवाइड होता है, ठीक, जब सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवाइड करके ही रिप्रोड्यूस करता है। जब सेल डिवाइड होगा तो ही वो अपने जैसे एक नया सेल बना पाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब एक सेल का डिवीजन होता है, क्रोमेटिन जो होता है क्या बनाता है? एक केमिकल बनाता है। क्या? क्रोमोसोम। क्या बनाता है? एक केमिकल बनाता है, क्रोमोसोम। अभी हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम क्या होता है, बट फिलहाल ऐसे याद कर सकते हो कि न्यूक्लियस के 3 कंपोनेंट हैं। न्यूक्लियॉन जो कि क्या बनाता है? राइबोसम। क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे बना है? डीएनए और प्रोटीन से बना है। और सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन ही क्या बनाता है? एक और नया केमिकल बनाता है, क्रोमोसोम। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम क्या है। अब तुम देखा 9th का मैंने क्यों कहा साइंस अलग है ना? कई लोगों को या कई लोगों के पेरेंट्स को भी ये है कि भाई क्या कराते हैं ट्यूशन में, है ना? उनको लग रहा है 8 जैसा चलेगा। 8 जैसा नहीं चलेगा भाई, एक चैप्टर लंबा चलेगा, है ना? ये कोई 8th का साइंस नहीं है कि एक चैप्टर शुरू हुआ और 3-4 दिन में खत्म कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि आपके लिए नया रहने वाला है। आप भी आदत डालिए कि कैसे पढ़ा जाता है। जब ये इतनी जल्दी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं तो इतनी जल्दी तुम्हारे से पढ़ा भी नहीं जाएगा, आपको भी पूरा समय लगेगा, है कि नहीं? और मेरे पढ़ाने से ज़्यादा समय लगेगा, है कि नहीं? मैं तो कई बार पढ़ रखा है ना, तो मुझे पूछेगा तो मैं तो आज पहली बार थोड़ा पढ़ रहा हूँ कि नहीं। आपके लिए तो नया है, और नए में आप देख पा रहे हो कितना अटपटा है, मैं मान रहा हूँ, बट अटपटा शुरुआत में लगता है। आप जब मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे, आपको आज कोई चीज़ पढ़ी, आज नहीं समझ आए, आप आगे जाएंगे, आगे कुछ समझेंगे और आप देखेंगे उसका संबंध तो उसके साथ था। अब तुम देखोगे मैंने आगे जो पढ़ा उससे अब मुझे समझ आया पीछे मैं क्या पढ़ रहा था। तो ऐसे चलता, सोचो कितना आपको बार पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? और जो एक बार भी नहीं पढ़ेगा उसका तो थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा, है कि नहीं? चलिए, न्यूक्लियस टॉपिक चल रहा है बेटा। न्यूक्लियस में हम आ गए हैं किसमें बेटा? क्रोमोसोम। किसमें? क्रोमोसोम, है ना? क्योंकि हमने पढ़ा कि जब सेल का डिवीजन होता है तो एक केमिकल बनता है, क्या? क्रोमोसोम। अब क्या है एक क्रोमोसोम, जरा पढ़ते हैं। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ दिखता है। एक क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है।
प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो कि कहां मौजूद होता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कैरी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। और यही एक सेल की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन क्या करता है, कैरी करता है, और क्या कहलाता है, डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक सेल की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। किसकी फॉर्म में, एक केमिकल की फॉर्म में, नाम है डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्रोमोसोम आर स्ट्रक्चर दैट कैरी जीन्स। कह रहा है क्रोमोसोम या क्रोमोसोम वह स्ट्रक्चर है जो क्या कैरी करता है, जीन्स कैरी करता है और कंट्रोल करता है क्या, हेरिडिटरी। बच्चा क्या हेरिडिटरी जानता है कोई, हेरिडिटरी होता है कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो करेक्टर का ट्रांसफर होता है। जैसे कि आपका स्किन का कलर किससे मिला, पेरेंट से मिला, तो पेरेंट से आप तक कैसे आया, क्रोमोसोम के थ्रू आया, है ना। बॉडी में एक क्रोमोसोम होता है ना, जो हमारे स्किन का कलर डिसाइड कर रहा है। कैसे मिला, पेरेंट से मिला। एक क्रोमोसोम फादर से मिलता है, एक क्रोमोसोम स्किन का मदर से मिला। इस तरह से आपका क्रोमोसोम मतलब स्किन के कलर का जो क्रोमोसोम का जोड़ा है वो पूरा होता है। आपकी जो हाइट है, आपकी जो हाइट है ये आपने खुद डेवलप करी। जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही होता जा रहा है। आप डिसाइड कर पा रहे हैं अपनी हाइट को, क्यों, क्योंकि हाइट एक ऐसा करेक्टर है जो जेनेटिकली आपको अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड हुआ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। बट बोलना तो आसान है, बट सोचा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होता है, कौन है वो जो एक पीढ़ी से वो इंफॉर्मेशन दूसरी पीढ़ी में जा रही है। यह कहूं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ करेक्टर का मतलब है आपकी हाइट, आपकी स्किन का कलर, आपकी नोज का शेप, आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपके बालों का टेक्सचर, आपका ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप तक भी आपको किससे मिलता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है। और यहाँ तक कि आपका सेक्स, क्या आप मेल है फीमेल है, दो तरह के सेक्स होते हैं, ये खुद से डिसाइड कर सकता है इंसान। ये डिपेंड करता है किस पे, कि आपको अपने पेरेंट्स से कैसे जीन्स मिले, है ना। और वो जीन्स ही बनाते हैं क्या, क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम ही मिलके बनाता है डीएनए। समझ आया नहीं आया। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज दैट केमिकल जो दिखने में कैसा है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। बट भाई का काम क्या है, इसका काम है जीन्स को कैरी करना। और ये जीन्स जो ये कैरी करता है, ये जीन्स ही कंट्रोल करते हैं क्या, हेरिडिटरी के प्रोसेस को। बच्चा कहेगा हेरिडिटरी का प्रोसेस समझाया, हेरिडिटरी के प्रोसेस को कंट्रोल करता है मतलब वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से जो करेक्टर है, करेक्टर कौन से वाले, आपकी स्किन का कंप्लेक्शन, स्किन कलर बोल लेते हैं, आपकी हाइट, आपकी आंखों का रंग, है ना। ऐसे जो कई सारे करेक्टर हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जिसमें आपका ब्लड ग्रुप भी है, आपका सेक्स भी है। ये सारे जो करेक्टर हमें अपने पेरेंट्स से जो इनहेरिटेड होते हैं, ये कौन कैरी करता है, जीन्स। और जीन्स को कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम से मिलके क्या बनता है, डीएनए। और ये हायरार्की भी पकड़ लो, सबसे छोटा कौन है, जीन्स। तो अगर मैं पूछूं हेरिडिटरी की सबसे बेसिक यूनिट कौन है, तो हेरिडिटरी की सबसे बेसिक यूनिट है जीन्स। जीन्स मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के मिलने से बनता है आपका डीएनए। समझ आया नहीं है क्रोमोसोम क्या है। तो तुम समझ रहे हो न्यूक्लियस कितनी इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी करता है। जब एक सेल डिवाइड होकर एक नया सेल बनता है, तो जो नया सेल बनता है वो उसके जैसा होता है कि नहीं होता है, शेप में उसके जैसा होता है। एक जो नया डॉटर सेल बना वो अपने पेरेंट सेल जैसा साइज में भी होता है, शेप में भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी। एक स्किन का सेल जब टूटता है तो नया सेल स्किन जैसा ही बनता है ना भाई। आपकी बॉडी में एक नर्व सेल जब टूट के एक नया सेल बनाएगा तो क्या बनाएगा, नर्व सेल ही बनाता है कि स्किन का सेल बन जाता है। तो ये कैसे उसको पता है कि उसको क्या काम करना है, तो पेरेंट से उसको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गई है जो उसको ये जानकारी पहुंचाता है कि तेरा शेप क्या होगा, तेरा साइज क्या होगा, तेरी फंक्शनलिटी क्या होगी। ये सब कहाँ स्टोर होता है, न्यूक्लियस में। किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। डीएनए को कौन बना रहा है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को कौन बना रहा है, जीन्स। तो फाइनली हम क्या ये बोले कि जो जीन्स है वो क्या है, हेरिडिटरी की सबसे बेसिक यूनिट है ना। कोई अगर पूछे व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी,
जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है दैट इज हेरिडिटरी। इस हेरिडिटरी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? इस हेरिडिटरी की सबसे बेसिक यूनिट है जीन्स। ठीक है, समझ आया? एंड दैट जीन्स कहां होता है? वो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो मेड अप ऑफ डीएनए, ऑब्वियस सी बात है, मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ऑब्वियस बात है, क्रोमोसोम किसका बना है? डीएनए एंड क्रोमोसोम प्रोटीन से बना होता है। डीएनए कंटेन जीन्स, और ये मैंने बताया कि डीएनए खुद किससे बना है? जीन्स। जीन से मिलके बना क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से मिलके बना डीएनए। क्लियर है? तो आई थिंक ये समझ आया होगा आपको इतना न्यूक्लियस के बारे में। थोड़ा सा और है न्यूक्लियस के बारे में जानना। बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है। आई थिंक आइडिया में फंक्शन बता चुका हूं। ये जो मैं बता रहा था पीछे क्या करता है, इट फंक्शन इज इन दी प्रोसेस ऑफ हेरिडिटरी, कि एक सेल से या पेरेंट सेल से डॉटर सेल तक जो इंफॉर्मेशन जाती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, वो कौन कैरी करवाता है? न्यूक्लियस में, है कि नहीं? कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। पहला फंक्शन क्या है इसका? सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन सबको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। बच्चा पूछ सकता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या? मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब है वह प्रोसेसेस जो किसी सेल या जीवित प्राणी के जीवित रहने के लिए जरूरी है। तो एक सेल भी तो अपना में लिविंग क्रिएचर है, तो उसके अंदर कई तरह की मेटाबॉलिक फंक्शनलिटी या एक्टिविटीज होती है जो सेल को जीवित रखती है। और जितनी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन सबको कौन कंट्रोल, कौन नियंत्रित करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, रेगुलेट द सेल डिवीजन बताया। सेल का जो डिवीजन होता है उसको भी कौन रेगुलेट, कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ये इसका दूसरा फंक्शन है। रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, बताया कि न्यूक्लियस ही वो ऑर्गेनल है जो हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हेरिडिटरी का मतलब समझे? जब हम कहते हैं कि न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी, मींस फॉर द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट या कैरेक्टर। कैरेक्टर को बायोलॉजिकल भाषा में ट्रेट भी कहते हैं। अब कौन से ट्रेट मैंने बताया? ये आपका व्यवहार वाला कैरेक्टर नहीं। कौन सा कैरेक्टर? वो कैरेक्टर जो आपको अपने, या कहें एक जीव को अपने पिछली पीढ़ी से मिलते हैं। जैसे हम भी एक जीव है, तो हम, मेरी जो हाइट है मुझे कहां से इनहेरिट हुई? मैंने खुद लंबा अपने आप को बना लिया। बोलो, ये जो हाइट है तो मुझे अपने पेरेंट से हाइट के जीन्स मिले होंगे, तो मेरे को हाइट वाले जीन्स मिले तो मेरी हाइट अच्छी है। अब जिसकी हाइट वाले जीन्स नहीं मिले, जिसको उसकी हाइट छोटी है, कई बहुत फेयर स्किन वाले हैं, कनिष्का है ना, तो कनिष्का इसका मतलब क्या? तो तूने क्या क्रीम व्रीम लगा के इतनी फेयर हुआ? मतलब फिर मैं ये क्या बात बोल रहा हूँ, मेरे को बात तुम पॉजिटिव ही ले रहा होगा ना, मैं पढ़ाने के लिए बात बोल रहा हूँ, है ना। एक्चुअल में आपको वो जीन्स अपने पेरेंट से इनहेरिटेड हुए हैं। तो आपका जो स्किन का कलर है वो कौन डिसाइड कर रहा है? कुछ जीन्स डिसाइड कर रहे हैं। उन जीन्स की वजह से हमारे स्किन का कलर वैसा है। अब बट ये जीन्स क्या आपको हवा से मिले? नहीं, ये आपको अपने पेरेंट से ही इनहेरिटेड हुए। बट आपको अपने पेरेंट से वो जीन्स कैसे मिले? तो वो जीन्स कहाँ कैरी करता है? वो जीन्स न्यूक्लियस में होते हैं। जैसे मेरा स्किन कैसा है, आई थिंक मैं डार्क में आऊँगा तो मुझे ऐसे ही जीन्स मिले, मुझे फेयर जीन्स मिलते तो मैं भी कनिष्का जैसा गोरा होता, बट मुझे गोरा होना नहीं है, वैसे में ही कुछ है। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? तो समझा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जैसे मेरी हाइट है, स्किन का कलर है ना। हम लोगों की सबकी मोस्टली आंखें काली होती है, इंडियन लोगों की, बट कुछ हमारे बीच में दो चार अनोखे भी मिलते हैं जिनकी आंखें नीली नहीं है। कोई है ऐसा यहाँ पर? मुझे लगता है मैं तो सबकी आंखें ब्लैक ही दिखती है। कोई ऐसा है? तेरी ब्राउन है? अच्छा, मुझे थोड़ा ब्राउन और ब्लैक में, हाँ तेरा ब्राउन है। अब देखो इस भाई को देख लेना ट्यूशन के बाद, इसकी आंखें ब्राउन है, मतलब इसके पास जो जीन्स है वो हमसे अलग है ना। बट हमसे अलग है इसीलिए उसका वो जीन्स क्या कर रहा है, उसकी आंखों को ब्राउन किया। बट वो जीन्स किससे मिले? वो तो तेरे को तेरे पेरेंट्स से मिले, है कि नहीं? तो समझ आया? बट वो जीन्स है कहाँ? जो आपके कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है वो न्यूक्लियस में होते हैं। किसकी फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में, है ना। और वो डीएनए किससे बना है? एक केमिकल से बना है, दैट इज क्रोमोसोम। और वो क्रोमोसोम किसका बना है? जीन्स का। ठीक है, समझ आया नहीं आया? चलो, मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया होगा। कनिष्का आपको समझ आ रहा है मेरा बच्चा? चलिए बात करें बेटा कुछ स्पेशल केसेस की, दैट इज रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन लैक न्यूक्लियस। ह्यूमन बीइंग में रेड ब्लड सेल आपने सबने सुना होगा, है ना, जो हीमोग्लोबिन उसके अंदर होता है जो कि एक्चुअल में ऑक्सीजन कैरी करता है। बट हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इससे क्या समझ आया कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो रेड ब्लड सेल कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक कि यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक, सॉरी, प्रोकैरियोटिक है, बिकॉज
आप जानते हैं वो इनकम्प्लीट सेल है, भाई के अंदर कुछ एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? न्यूक्लियस एब्सेंट है। समझ आया? मुझे लगता है अब आपको समझ आ रहे होंगे वो डिफरेंशिएट है कि नहीं। बात करते हैं एक और का, दैट इज फ्लोएम सिविक ट्यूब। फ्लोएम सुना होगा, प्लांट में एक टिश्यू है, दैट इज अ वेस्कुलर टिश्यू, जो प्लांट में लीफ में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है उस फूड को प्लांट के बाकी हिस्सों तक कौन लेके जाता है? फ्लोएम टिश्यू लेके जाता है। और उस फ्लोएम टिश्यू का भी एक सेल है, आप टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्लोएम जो टिश्यू है वो खुद 4 तरह के सेलों से मिलके बनता है, उसमें से एक सेल है फ्लोएम सिविक ट्यूब। और ये जो फ्लोएम सिविक ट्यूब सेल है जिससे फ्लोएम बनता है, जो कि प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट कराने काम करता है, भाई के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ये भी किस में आएगा? प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा। प्रोकैरियोटिक में आएगा, दैट इज प्रीमैच्योर, है ना। एक्चुअली हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर टिश्यू में। भाई का खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसके बगल में ना एक और सेल होता है, दैट इज कंपेनियन सेल। उस कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो भी कौन कैरी करता है? खुद तो कैरी करता नहीं, तो इसके बगल में ही क्या होता है? एक कंपेनियन सेल होता है, जो कि सिविक ट्यूब का या सिविक सेल भी इसको कहते हैं, इसका न्यूक्लियस या बोले तो उसका जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। टेंशन न बताओ, टिश्यू में आएंगे तो पढ़ेंगे, सिर्फ मैंने जानकारी थोड़ी सी दे दी, ठीक है। बात करें की पॉइंट क्या है बेटा न्यूक्लियस के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें अबाउट द न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। पूरे सेल का क्या है भाई? ये कंट्रोल सेंटर है, और यही कारण है इसको गवर्नर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियस को हम गवर्नर ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है न्यूक्लियस आपको समझ आया होगा। चिराग बाबू आप लेट थे बेटा, क्यों थे लेट? आप सो रहे थे? आप चश्मा बना ले तूने आज? चलो कोई नहीं, दिख रहा है तेरे को? चश्मा नया बनाया भाई ने, ठीक है। साइटोप्लाज्म, क्या? साइटोप्लाज्म। अभी इसका जिक्र हुआ था, देखो यही तो बायोलॉजी है, ये यही साइंस है ना। वहां नाम इसका पहले आ गया, बच्चे के वहां क्यों डाला? अरे वहां डालना पड़ेगा ना, उसका काम में साइटोप्लाज्म आया तो क्या करता? किताबें ऐसी पढ़ा रही है, तो नहीं समझ आया तो कुछ छोड़ देनी होती है। आप आगे बढ़िए, आप आगे, है ना। बच्चे ऐसे करते नहीं आया बोलो छोड़ दिया, अबे नहीं आया तो छोड़, आगे बढ़, आगे पढ़, आगे तुझे पॉइंट मिलेंगे और तुझे पिछली बातें समझ आएंगी। ये कोई 7वीं 5वीं का साइंस तो अब रह नहीं गया तुम लोगों के लिए। मैं तभी कहा 9th में आए, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ साइंस थोड़ा साइंस जैसा है। 8वीं तक साइंस बहुत सिंपल था, है कि नहीं? सिंपल तो क्या था, कुछ लोगों के लिए वो भी मुश्किल रहा होगा, है ना। बड़ी मुश्किल नहीं है, दैट इज इंटरेस्टिंग। अब बट आप इसको इसके तरीके से पढ़ोगे तो समझ आएगा। आप इसको अपने के लिए फालतू का एक तरीका क्रिएट करोगे, मैं पढ़ लेता हूँ, तुम्हारे तरीके से नहीं होगा। उसका पढ़ने का तरीका ये है कि आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मैंने अभी बोर्ड पे पढ़ाया, आपको घर जाकर किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आपको वहाँ डाउट आएगा, आप आगे जाएंगे, पीछे पढ़ेंगे, नहीं आएगा मुझे पूछेंगे। ये ऐसा प्रोसेस चलेगा, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिससे आप तब कहेंगे कि हाँ ये चैप्टर मुझे पूरा समझ आया, ठीक है। कोई अगर क्लेम कर रहा है आ सुन मैं तेरे को तुरंत समझाता हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता है। वो जो आपको एक क्लेम कर रहा है उसको पहले पूछो ना, भाई तू कितने सालों से पढ़ा रहा है, तूने कौन सा एक ही बार में सीखा, तूने सारी बातें कौन सी एक ही बार में सीखी, तूने भी मल्टीपल टाइम पढ़ा, तब जाके तू आज इतनी बातें कर पा रहा है कि नहीं। तो सेम आपके लिए भी जाता है, सेम चीज आपके लिए भी जाता है। चलो आते हैं तीसरे पे, दैट इज साइटोप्लाज्म। दैट इज साइटोप्लाज्म, इजी रहेगा। साइटोप्लाज्म देखो क्या है, साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ सेल, ये भी सेल का ही पार्ट है। प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके बीच में है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई थिंक अब आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एंड दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? अभी हमने जो न्यूक्लियस पढ़ा था, उस न्यूक्लियस की खुद की क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो सेल की मेम्ब्रेन है सबसे बाहर होगी, है कि नहीं? एनिमल में तो कम से कम सबसे बाहर होगी, प्लांट में सबसे बाहर नहीं होगी, क्योंकि प्लांट में सबसे बाहर क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो साइटोप्लाज्म सेल का वो पार्ट है, या मैं कहूँ कि साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, एक क्या है? एक तरह का फ्लूइड है, जो कि कहाँ मौजूद है? वो मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, है कि नहीं? बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। कंसिस्ट ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोसोल। एक जेली लाइक सब्सटेंस से मिलकर बना है, इसको कहते हैं साइटोसोल। कंटेन सेल ऑर्गेनल एंड इंक्लूजन, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी, अभी हमने सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल पढ़ा, न्यूक्लियस, है कि नहीं? ऑर्गेनल क्या है जानते ना?
सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल नहीं है। सेल ऑर्गेनल तो वो है जो सेल के अंदर होंगे, वो तो उसकी क्या है, आउटर या कवरिंग है या लेयर है कि नहीं। अभी हमने सिर्फ एक ही ऑर्गेनल पढ़ा, क्या, न्यूक्लियस। हमें और भी ऑर्गेनल्स अभी आगे पढ़ने हैं। तो साइटोप्लाज्म का काम क्या है, ये एक फ्लूइड है किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, जो कि क्या कंसिस्ट करता है, जितने भी ऑर्गेनल सेल के अंदर हैं सबके सब को कौन कंटेन कर रहा है अपने अंदर, ये फ्लूइड साइटोप्लाज्म ही करता है। क्लियर है। चलिए, डिवाइडेड इनटू, ये जो साइटोप्लाज्म है इसको भी दो पार्टों में बांटा गया है। अब वो दो पार्ट क्या है, जो इनर ग्रैन्युलर पार्ट है, मतलब साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो सबसे अंदर की तरफ है, उसको कहा गया है एंडोप्लाज्म। क्या कहा गया है, एंडोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो कहाँ मौजूद है, उसके इनर पार्ट में या अंदर मौजूद है, उसे कहा गया है एंडोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का वो भाग जो उसके आउटर, है ना, पूरा बनाने की जरूरत तो नहीं है क्या, ये चलो हो गया पूरा। ये जो आउटर पार्ट में मौजूद है बच्चा, इसको कहा गया है एक्टोप्लाज्म। क्या कहा गया है, एक्टोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म क्या है, जो उसका इनर ग्रैनुलर पार्ट है, दैट इज एंडोप्लाज्म। और जो उसका आउटर क्लियर पार्ट है, क्लियर मतलब साफ साफ फ्लूइड जैसा दिखता है, उसको ग्रैनुलर क्यों कहा, वो दानेदार, ऐसा थोड़ा सेमी सॉलिड जेली जैसा दिखेगा, है कि नहीं। तो जो उसका अंदर का पार्ट है वो कैसा है, वो ग्रैनुलर है, थोड़ा सा समझ लो, बिल्कुल लिक्विड जैसा नहीं है, थोड़ा सा क्या है, सेमी सॉलिड, कुछ इस तरह से, कुछ सेमी सॉलिड इस तरह से। तो उस इनर ग्रैनुलर पार्ट को कहा गया है एंडोप्लाज्म। और जो उसका आउटर क्लियर पार्ट है, जो काफी हद तक फ्लूइड जैसा ही दिखाई देता है, उसको कहा गया है क्या, एक्टोप्लाज्म। इतना सबको समझ आया कि नहीं आया। चलिए बात करते हैं इसके फंक्शंस की, कि भाई का काम क्या है। एक्ट एज स्टोर हाउस, जो साइटोप्लाज्म है ये एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है, और ये स्टोर करता है कई महत्वपूर्ण सब्सटेंस को अपने भीतर या अपने अंदर, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और कई तरह के आयंस को स्टोर करने का काम भी करता है कौन, साइटोप्लाज्म। इसीलिए इसे कहा गया है क्या, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, बात करते हैं इसके दूसरे फंक्शन की बेटा। इट इज द साइट, साइट समझते हो, जगह, लोकेशन, है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट, कितना साइट कहाँ है ना। तो साइट का मतलब यहां पर है लोकेशन। इट इज द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे। मैंने मेटाबॉलिक बताया था क्या होता है, मेटाबॉलिक्स आर दोज एक्टिविटीज इन द सेल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल। सेल के जीवित रहने के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं, दे आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और कहता है कि साइटोप्लाज्म वो साइट है, वो जगह है जहां कई तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। तो सेल के अंदर कई तरह की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल, वो सब कहाँ होती है, उन सब का साइट है, उनका साइट मतलब उनके लिए वो एक तरह का रास्ता या पाथवे, वो जगह है जहां वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म। कहाँ, साइटोप्लाज्म। तो समझ आया यार अपन कि साइटोप्लाज्म क्या है, ये वो साइट, वो जगह है जहां कई तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को होने के लिए जगह प्रदान की जाती है या होती है ना। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, जैसे फैटी एसिड बनना, ग्लाइकोलाइसिस का बनना, ये सब कहाँ बनता है, इनके बनने की जो साइट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जैसे कुछ तरह के एमिनो एसिड वगैरह भी जो है वो कहाँ बनते हैं, साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं। बात करते हैं लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मूवमेंट। अगर वहां जो साइटोप्लाज्म है अगर वो अपनी लिविंग स्टेट में है तो उसको लिविंग साइटोप्लाज्म ही कहेंगे। और कहता है कि जो लिविंग साइटोप्लाज्म है वो हमेशा स्टेट ऑफ मूवमेंट में ही रहता है। आई थिंक ये बात आपको समझ आती है। स्टेट ऑफ मूवमेंट मतलब वो हमेशा मूव करता ही रहता है। कौन, लिविंग साइटोप्लाज्म। क्या, लिविंग साइटोप्लाज्म। कुछ की पॉइंट की अगर बात करें, मतलब इसको हम समराइज करें, कुछ पॉइंट जो दिमाग में मोटा मोटा रहना ही चाहिए हमेशा, तो ये है कि साइटोप्लाज्म क्या है, वो साइट है, वो जगह है जहां क्या होते हैं, मोस्ट लाइफ प्रोसेस ऑफ सेल ऑकर। सेल के अंदर होने वाले कई तरह के लाइफ प्रोसेस, मतलब कई तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का साइट है कौन, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोले तो लाइफ प्रोसेस, वो एक्टिविटीज जो जीवित रहने के लिए जरूरी है, उन सबका साइट है या लोकेशन है कौन, साइटोप्लाज्म। इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कनिष्का,
हिमांशी, दिव्या, चिराग, टीना, बाकी अपने नाम खुद से ले सकते हो, है कि नहीं। चलो, तो मुझे लगता है इतना समझा पाया हूँ आप लोगों को। इतना समझ आया कि नहीं आया? चलिए, इतना समझ आया तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, अब यहां ध्यान दीजिएगा। अब हम आए अपने पहले ऑर्गेनल पे, न्यूक्लियस इज ऑल्सो ऑर्गेनल। अब हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स, और कई बार मैंने बताया सेल ऑर्गेनल क्या, अभी जस्ट पहले बताया सेल ऑर्गेनल क्या है। दे आर दी पार्ट ऑफ दी सेल, जिनसे मिलके सेल बना है। और हम फिलहाल पढ़ रहे हैं अपना आज का पहला सेल ऑर्गेनल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको सिंपली ER भी कह सकते हैं। पूरा बोले तो ज्यादा बेहतर है, एक एक करके पढ़ते चलिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ER, is a large network of membrane bound tubes and seed. It look like long tubules. समझना क्या लिख दिया? एक्चुअल में यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बता रहे कि दिखता कैसा है। सुनना, यहां पिक्चर इसका इस्तेमाल हम करेंगे। कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क है, एक बड़ा नेटवर्क है किसका? मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब। मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब समझे? ऐसी ट्यूब जिनके ऊपर क्या है? मेम्ब्रेन मौजूद है, तो उनको क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब। समझ आया? मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब का मतलब क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि एक नेटवर्क दिख रहा है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है किसका? ऐसी ट्यूब्स का, ऐसी सीड्स का जो कि कैसी हैं? मेम्ब्रेन बॉन्ड है, मतलब इनके ऊपर भी क्या है? खुद का मेम्ब्रेन होता है, खुद का मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब क्या समझ आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक में तो नहीं मिलेगा, और अगर प्रोकैरियोटिक में होगा तो भाई के पास अपना खुद का मेम्ब्रेन नहीं होगा। अगर आपको याद हो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का एक डिफरेंशिएट ये भी था कि प्रोकैरियोटिक में अगर ऑर्गेनल पहली बात तो कम होते हैं, और जो होते भी हैं उनकी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती। बट यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या पढ़ा था कि वहां मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। अब समझ आया कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल का मतलब ऐसे ऑर्गेनल मौजूद होते हैं जिनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि सेल की खुद की मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बट फिलहाल एंडोप्लाज्म पुराना इसलिए जाता हूं कि देखो पुराना जब हमने पढ़ाया था थोड़ा सा अटपटा था ना, तो उसको भी तो भरपाई करनी है कि वो क्यों अटपटा था। आई थिंक आप समझ आ रहे होंगे पॉइंट्स, ठीक है। बाकी आप दोबारा जाके उसको पढ़िएगा तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है किसका? ऐसी ट्यूब्स और सीट का जो कि क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्ड है। क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्ड है, जिनके ऊपर खुद का क्या है? मेम्ब्रेन, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल, एक लंबे ट्यूब्यूल की तरह दिखाई देता है। ट्यूब्यूल का मतलब एक तरह का वेसल, बर्तन जैसा, जिसके अंदर जो खोखला है अंदर से, जिसके अंदर चीजें क्या कर सकती है? ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? दैट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स एंड सीड्स, ठीक है, दैट लुक लाइक, जो कैसे दिखाई देती हैं? ट्यूब्यूल्स की तरह दिखाई देती है। किस तरह दिखाई देती है? ट्यूब्यूल्स की तरह। कभी तुम एक चैप्टर पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस, आई थिंक आपका लाइफ प्रोसेस क्या पता 9th में आया कि नहीं आया पता नहीं, 10th में तो था, मुझे लगता हो सकता है 9th में आ गया लाइफ प्रोसेस, मुझे ऐसा लगता है, और नहीं तो 10th में होगा। वहाँ ट्यूब्यूल्स आप पढ़ेंगे। एक्चुअल में किडनी में एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन, वहाँ होता है ट्यूब्यूल, एक नली जैसा, तो इसलिए उसे कहा कि ट्यूब्यूल जैसा दिखाई देता है ना। वो ट्यूब्यूल कुछ नहीं है, वो क्या है? एक नली जैसा होता है, खाली खोखला पाइप जैसा, दैट इज ट्यूब्यूल। क्लियर है इतना? चलिए अब बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स भाई के क्या हैं? टाइप्स भी होते हैं। टेंशन बढ़ जाती है बच्चे की, बच्चा सोचता है खत्म होगा, टाइप्स आ गए, टाइप्स ही पढ़ने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तरीके से पढ़ेंगे। भाई के 2 टाइप है। एक होता है रफ ER, पूरा बोलना चाहिए, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल अभी नाम लेके बता रहे हैं कि कौन कौन से टाइप है। और दूसरा होता है स्मूथ ER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है RER, एक है SER। आई थिंक आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये तो मैंने खाली ऐसे बेसिक लिखा, मुझे पता है मैंने आगे ढंग से लिखा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के हैं, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो रफ क्या है मैं बता देता हूं यहीं पे। एक्चुअल में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसम की लेयर होती है। अब आ गया राइबोसम फिर से। राइबोसम कौन था? न्यूक्लियस क्या था? दैट इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसम।
और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। अगर आप पुरानी बातें याद हैं तो अब आगे हो सकता है बहुत जल्दी पॉइंट बन जाएगा, है कि नहीं। अब क्या कह रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ क्यों है, एक्चुअल में जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो क्या होता है, इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम की लेयर होने की वजह से ये रफ खुरदुरा दिखाई देता है, किस पे, माइक्रोस्कोप पे, और वहां से इसका नाम पड़ गया क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच हैव द लेयर ऑफ राइबोसोम ओवर इट एंड व्हेन इट इज ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप इट अपीयर टू बी रफ। ये क्या दिखता है, रफ दिखाई देता है, इस वजह से भाई का नाम पड़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि भाई के पास क्या होता है सरफेस पे, राइबोसोम, और वो राइबोसोम इसको क्या देते हैं, रफ अपीयरेंस देते हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भाई का काम क्या होगा, अरे उसकी सरफेस के ऊपर जो राइबोसोम है वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाता है, और वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हो गया कि ये क्या सिंथेसाइज करता है, इट सिंथेसाइज दी प्रोटीन। समझ आया नहीं आया, इजी हो गया नहीं हो गया। चलो बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब समझ गए होंगे भाई स्मूथ क्यों है, क्योंकि भाई के सरफेस के ऊपर ऐसा कोई राइबोसोम का लेयर नहीं होता है, इसीलिए माइक्रोस्कोप पे देखने पे भाई क्या स्मूथ प्लेन अपीयर होता, ठीक है, दैट इज स्मूथ प्लेन, बट तुम कहो स्मूथ, ठीक है। बात कर रहे हैं इसके फंक्शन की बेटा, कौन सा वाला, स्मूथ वाला जो है, इसका काम है लिपिड्स बनाना। लिपिड्स आर सम केमिकल्स, एक्चुअली लिपिड को एक सिंगल केमिकल नहीं, लिपिड्स कई तरह के होते हैं, लिपिड्स कई तरह के होते हैं। फिलहाल आप 9th में इससे काम चलाइए। लिपिड्स आर सम केमिकल हार्मोन्स जो सेल के अंदर बनते हैं, वो कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये डिटॉक्सिफिकेशन, समझते हो, टॉक्सिफिकेशन इज जहर, जहरीला कर देना। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि अगर कोई पॉइजनस चीज बॉडी के अंदर या सेल के अंदर बन रही है तो ये उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, उस पॉइजनस सब्सटेंस को वहां से रिमूव करता है या उसके असर को खत्म करता है कि नहीं, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। लोग है ना आजकल कुछ उटपटांग खाते हैं, फिर कहते हैं डिटॉक्स कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं मतलब फिर वो पता नहीं किस किस का पानी पिएगा और कहेगा इससे बॉडी क्या होगी, जो मैंने इतना कचरा खाया है बाहर शादी ब्याह में, बॉडी टॉक्सिक हो जाती है ना। आप उटपटांग खाएंगे तो बॉडी टॉक्साइड होती है, तो बंदा कह रहा है डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है, बोला कि खीरे का पानी पता नहीं किस किस का पानी पीता है ना, कह रहा है डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। आपकी बॉडी पॉइजन भी बनाती है बेटा, आपकी बॉडी पॉइजन ही बनाता है। आपने देखा होगा हमारा जो यूरिन है वो यूरिन का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बॉडी यूरिया बनाती है और वहीं से उसका नाम क्या पड़ा, यूरिन पड़ा, क्योंकि दैट यूरिन कंटेन यूरिया, और ये यूरिया हम खाते नहीं हैं, ये हमारी बॉडी यूरिया बनाती है, और वो यूरिया हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, पॉइजनस होता है। क्या होता है, पॉइजनस। तभी किडनी को इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है, क्योंकि किडनी का ही काम है कि बॉडी में जो यूरिया बन रहा है उसको ब्लड से अलग करती है। ये तो कहीं अलग चला गया, वो तो ऑर्गन है, बट सेल के लेवल में अगर देखो तो सेल के लेवल में वो सब बातें हो रही है, वहां भी कोई ना कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बनेगा और उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लिपिड बनाने के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। फटाफट पढ़ते हैं, डिफरेंशिएट। देखो बच्चा, बात कर रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो पहला पॉइंट ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, राइबोसोम आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। रफ वाले में उसके आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम की लेयर मौजूद होती है। दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम नहीं होते, ऑलरेडी ये पॉइंट हमारे पास आ चुका था। दूसरा, इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ऑब्वियस सी बात है, स्पेशलाइज का मतलब मैंने कहीं बताया पीछे लेक्चर्स में, स्पेशलाइज होता है जो निपुण होता है सिर्फ किसी एक कार्य में, ऐसा नहीं दैट इज मल्टीटास्किंग कि नहीं कि सब कुछ कर रहा है ना, एक ऐसा जो क्या है एक ही काम में निपुण, निपुण समझते हो, परफेक्ट है, बट सिर्फ एक या एक से दो काम में, ऐसा नहीं कि मल्टीटास्क करता है। तो ये स्पेशलाइज है सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने में, प्रोटीन बनाता है भाई सिर्फ, ठीक है। और वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वो स्पेशलाइज है क्या बनाने में, लिपिड्स और कुछ खास तरह के फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में, ठीक है। अच्छा, इट इज अबंडेंट इन एक्सोक्राइन पेनिट्रेट। अबंडेंट समझते हो, दैट इज बहुआयात, बहुत अधिक मात्रा में। चलो तुम्हारा हिंदी भी थोड़ा कमजोर है ना, हिंदी मेरा भी बहुत अच्छा नहीं है बट तुमसे बेहतर ही होगा, ठीक है। तो अबंडेंट का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत अधिक तादाद में हो या बहुत अधिक मात्रा में हो, उसको कहा जाता है क्या,
अबंडेंट। क्या कहा जाता है? अबंडेंट। जैसे हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस कौन है? नाइट्रोजन गैस है कि नहीं? दैट इज अबंडेंट। एग्जाम्पल दिया बस, नाइट्रोजन का यहाँ को लेना देना नहीं है, फॉर जस्ट वर्ड अबंडेंट समझाने के लिए। उसने क्या लिखा? इट इज अबंडेंट इन एक्सोक्राइन पैंक्रेटिक सेल। पैंक्रियाज सुना होगा आपने, हमारा एक ऑर्गन है पैंक्रियाज, जो बॉडी में डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी में वो इंसुलिन बनाता है जो कि आपकी बॉडी का शुगर कंट्रोल करता है। तो जो पैंक्रियाटिक के सेल होते हैं वहां रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंट मतलब बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है। ठीक है। एंड एंटीबॉडी सीक्रेट प्लाज्मा सेल, और क्या बनाता है भाई? कई तरह की एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज जानते हो? एक तरह का केमिकल है जो हमारी बॉडी बनाती है बीमारियों से लड़ने की। जैसे मेडिसिन खाते ना, एंटीबायोटिक्स, बट वो इंडस्ट्री में फैक्ट्री से बनता है। इसी प्रकार से आपकी बॉडी भी एक तरह का मेडिसिन बनाती है ना। आप देखते हो आप बीमार पड़ते हैं तो आप दवाई नहीं भी लेते तो आपकी बॉडी अपने आप से रिकवर करती है, दैट इज एंटीबॉडीज। ठीक है। तो एंटीबॉडीज बनाने का काम भी करता है। इधर आ जाइए बच्चा, थर्ड देखिए, इट इज अबंडेंट इन लीवर। ये कहाँ मिलता है? ये सबसे अधिक मात्रा में कहाँ मिलेगा? पैंक्रियाज में मिलेगा। और अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बोले भैया ये वाला कहाँ मिलेगा? ये अधिक मात्रा में मिलता है कहाँ? लीवर में। ठीक है। टेस्टिकुलर सेल में। ठीक है। सिंथेसाइज स्टेरॉइड क्या बनाता है? स्टेरॉइड आर केमिकल। स्टेरॉइड का मतलब होता है केमिकल। ठीक है। तुम कुछ और तरह का स्टेरॉइड समझ रहे हो, उसको भी स्टेरॉइड नहीं कहते हैं। आजकल का बच्चा बहुत होशियार मुझे लगता है। स्टेरॉइड्स का मतलब वो जिम वाला स्टेरॉइड नहीं, जिम वाले भी स्टेरॉइड लेते हैं ना बॉडी बनाने के लिए, कहते हैं कुछ खास तरह का प्रोटीन। तो ऐसे स्टेरॉइड्स का मतलब एक्चुअल में केमिकल को स्टेरॉइड कहते हैं। और वो जो प्रोटीन खा रहा है या पता नहीं क्या खा रहा है वो भी एक तरह का केमिकल है, तो उसको भी क्या कह देते हैं? स्टेरॉइड्स ही कह देते हैं। तो ये जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अधिक मात्रा में और भी जगह होता होगा, बट लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे अधिक तादाद में देखने को मिलता है। और ये क्या करता है? कुछ खास तरह के प्रोटीन या स्टेरॉइड को बनाने का काम करता है। ठीक है। आई थिंक राइबोसोम को थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। ये मुझे जगह सच में मिली ही नहीं, मैंने सच में इसको खोजा कि मैं पूरे इसको लेक्चर में कहाँ लूँ राइबोसोम को, तो मेरे को लगा कि यही पढ़ाना चाहिए। बाद में भी डाल सकते थे, ये जानबूझ के मैंने यहाँ फंसाया है इसको। सच में जब मैं इसको बना रहा था तो मुझे थोड़ा टेंशन हुआ कि राइबोसोम कहाँ डालूं, पहले बताऊं बाद में बताऊं। तो मैंने कहा भाई जब तू क्या पढ़ाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही राइबोसोम समझाना। चलो राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम आर डेंस स्फेरिकल ग्रैन्युलर पार्टिकल। ग्रैन्युलर समझते हो? दानेदार टाइप का। ठीक है। तो राइबोसोम क्या है? बहुत ही डेंस समझते हो ना? डेंस समझते हो? गाढ़ा है ना। स्फेरिकल तो समझते हो, शेप है। और ग्रैन्युलर पार्टिकल विच रिमेन अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी बताया कि राइबोसोम क्या है? बहुत ही डेंस, स्फेरिकल इन शेप और ग्रैन्युलर पार्टिकल, कुछ खुरदरे टाइप के पार्टिकल्स हैं, है ना, जो कि किस पे अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही अटैच होते हैं। और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे अटैच होते हैं वो क्या हो जाता है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है इसकी वजह से। ठीक है। केमिकली द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ राइबोसोम आर द राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट सुनना लाइन कह रहा है कि जो राइबोसोम है उसका जो मुख्य कंपोनेंट जिससे कॉन्स्टिट्यूट जिससे वो मिलके बना है वो एक केमिकल है। केमिकल नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन। मतलब आपका राइबोसोम खुद किससे मिलकर बना है? एक सर्टेन टाइप के केमिकल आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है। लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द राइबोसोम। और राइबोसोम में लिपिड्स मौजूद नहीं होते हैं। वो कौन बनाता है? वो तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। रफ वाला तो क्या बना रहा था? प्रोटीन बना रहा था, वो लिपिड्स नहीं बना रहा था। तो उसी से समझो ये पॉइंट यहाँ क्यों आया, क्योंकि लिपिड्स इसमें मौजूद होते ही नहीं। ठीक है। राइबोसोम आर नॉट बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन। समझ आया? राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसपे मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं है। कौन? राइबोसोम। दे आर प्रेजेंट बोथ इन, ये आपको प्रोकैरियोटिक में मिल जाएगा और ऑब्वियसली बात है प्रोकैरियोटिक में तो होगा ही। प्रोकैरियोटिक में तो होते ही वो ऑर्गेनल थे जो जिनका मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं होते थे। तो भाई प्रोकैरियोटिक में मिल जाता है और यूकैरियोटिक सेल में मिल जाता है, एक्सेप्ट
मेमेलियन आरबीसी, हाँ ये मेमेलियन आरबीसी को छोड़ के ये वहाँ नहीं मिलता ना। मेमेलियन आरबीसी क्या था, अभी तो बताया आरबीसी क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें नहीं मिलता, बट उसको छोड़ के सारे प्रोकैरियोटिक में मिलता है और यूकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में मिलता है। भाई का फंक्शन इतना तो बढ़ा दिया, सब फंक्शन ही बता रहे थे। राइबोसोम प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसाइज में फंक्शन परफॉर्म करता है। मुझे लगता है यहाँ राइबोसोम भी खत्म हुआ होगा। अब बात कर रहे हैं किसकी, अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जरा ध्यान देखिए, बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आई थिंक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बताया, कैसा स्ट्रक्चर है, ये नेटवर्क है किसका, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स एंड सीड विच लुक लाइक ट्यूब्यूल। पुराना मत बोला करो, बट ठीक है, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तुम बोले भैया तुम कहाँ स्टैंडबंदी कर रहा है, तुम तो ये बात हमारे साथ ठीक है, बट मैं चाह रहा हूँ कि बाबा पढ़ाना चाहिए। मैं जब पढ़ाते समय पुराना याद करता हूँ, तो आप भी जब घर में पढ़ते हैं तो आगे आगे नहीं, क्योंकि टॉपिक देखो अभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि नहीं दोस्त। कनिष्का, कनिष्का दीदी आंखें क्यों मींच रही है मेरे बच्चा, नहीं दिख पा रहा मैं बच्चे को वहाँ से, नहीं दिख रहा तो मैं आपको आगे बिठाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट बोलना चाहिए। देखो जिसको इस तरह की दिक्कत, पीछे से नहीं दिखता, चश्मा लगा है, चश्मा नहीं बना रखा, तो बच्चा मुझे बोलेगा, उसको तो कम से कम मैं आगे बिठाऊंगा। सबको तो आगे नहीं बिठा सकते, बट उसको तो आगे बिठाएंगे। तो कनिष्का अगर ऐसे समस्या में बच्चा बोलेगा, ठीक है, क्योंकि पीछे बैठ के दिख नहीं रहा तो फिर मेरी मेहनत बेकार है ना। खाली रेडियो सुना और टीवी बंद था तो उसका फायदा नहीं है ना। टीवी का ज़माना है ना, सुनाई के साथ साथ देखना भी तो है ना। चलो बात कर रहे हैं बेटा फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन है। मेरा दोस्त देख नहीं रहा, फिर बोलेगा मुझे समझ आया नहीं। वहाँ धरती के अंदर क्या है बता, वहाँ धरती के अंदर क्या खोज रहा है, वहाँ पैर डाले जा रहा है, उस पैर के अंदर ही देखे जा रहा है, क्या है धरती के अंदर में। भाई तुम ऐसे हरकतें मत करो बच्चा, बोर्ड पे चल रहा है आयुष मेरे बेटा, आगे देख मेरे भाई। ये मेहनत मैं खुद के लिए नहीं कर रहा, मेरा ड्यूटी है, ऑब्वियस मेरा ड्यूटी है, बट ये मेहनत तुम्हारे लिए ही हो रही है। बाकी मेरी ड्यूटी है, मैं ये नहीं कह रहा तो एहसान कर रहा हूँ, ड्यूटी है मेरा वो, है ना। बट तू भी तो ड्यूटी कर अपनी, तेरी ड्यूटी है बोर्ड पे देखो। अरना बेटा, आरब बेटा, बोर्ड पे देखो बच्चा। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड इंटरनल फ्रेमवर्क, जो सेल का जो इंटरनल फ्रेमवर्क है, जो उसका ढांचा है अंदर का, वो प्रोवाइड करती है। जैसे हमारी बॉडी में हमारी हड्डियां, वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती नहीं करती, सारी चीज़ें कहाँ अटकी हुई हैं, हड्डियों पे ही अटकी हुई है। अगर हड्डियां नहीं होती तो हमारा ढांचा रहता। तो उसी तरह से एक सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसको फ्रेमवर्क कहते हैं, ढांचा, वो कौन बना के मेंटेन करके रखा है, वो मेंटेन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसमें मदद करता है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद इन दी सेल। सेल के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कि एक ऑर्गेनल कुछ बनाता है, वो जो बनाता है वो उस ऑर्गेनल से किसी दूसरे ऑर्गेनल के पास जाता है, तो किसके थ्रू जाता है, तो एक तरह का चैनल समझते हो, टीवी वाला चैनल नहीं, रास्ते को भी चैनल कहते हैं, रास्ते को भी गला बैठ गया भाई, रास्ते को भी चैनल कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह का हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन दी सेल। सेल के अंदर जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ये करने में मदद करता है। और ये काम तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन। बट कौन सा वाला एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ वाला कि रफ वाला, रफ वाला। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर होता है राइबोसोम, और एक्चुअल में राइबोसोम ही प्रोटीन बना रहा है, एक्चुअल में राइबोसोम ही प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। और दूसरा है इसका काम लिपिड, स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल बनाना। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। आपकी बॉडी गुड कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तुम ऑयल खाएगा, बेमतलब की चीज़ें खाएगा, फास्ट फूड, तो तुम्हारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल भी जाएगा। बॉडी में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड एंड बैड। गुड अच्छा होना, गुड कभी बहुत ज़्यादा भी होना चाहिए, उसका भी एक रेंज है कि उस रेंज में होना चाहिए, और बैड कोलेस्ट्रॉल ना ही हो तो अच्छा है, ठीक है। मैंने भी एक टेस्ट कराया था, मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल ठीक था, बैड कोलेस्ट्रॉल भी ठीक था, है ना। तो क्यों अच्छा था, अच्छी आदतें, उटपटांग खाने का नहीं, ठीक है। अभी बचपन में हो सब कुछ पचा ले रहे हो, जैसे तुम्हें बढ़ेगी तो जो खाते हो उसके असर दिखने लगेंगे। तो अच्छी आदत है कि अच्छी ईटिंग हैबिट्स बचपन से ही रहे तो अच्छी बात, ठीक है।
चलिए स्पेशल फंक्शन क्या है भाई के, स्पेशल फंक्शन भी एक है, पढ़ लेते हैं। SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर सेल में होता है। सच में आप पढ़िएगा अभी लीवर क्या काम करता है। लीवर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। लीवर आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लीवर डैमेज, कुछ बच्चे को जॉन्डिस हुआ था और जॉन्डिस पी लिया, आपकी लीवर को ही डैमेज करता है, और लीवर खराब तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, और डाइजेशन हमारी बॉडी में एक लाइफ प्रोसेस है बेटा। हम जो खा रहे हैं बॉडी उसको पचा नहीं पाएगी तो जीवित कैसे रहेंगे। सच में जॉन्डिस होना बहुत सिंपल बीमारी है। सिंपल बीमारी क्या होती है, मतलब कोई बहुत साधारण बीमारी नहीं, कोई ऐसा बीमारी है जिसमें बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्योंकि वो आपके लीवर को डैमेज करता है। और लीवर सच में आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। लीवर खराब होगा तो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, बॉडी में जो पॉइजन बन रहे हैं वो वहीं रह जाएंगे और आपकी बॉडी को बहुत भयंकर नुकसान करेंगे, और आपकी डेथ तक हो सकती है अगर टाइमली चीज़ें रिपेयर या स्थिति ठीक नहीं हो गई। ठीक है, तो वह SER ही है जो लीवर में होता है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, हेल्प इन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी कि सेल के पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए होते हैं, जो लिपिड्स और प्रोटीन चाहिए होते हैं, वो कौन बनाता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रोल प्ले करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन या लिपिड्स बना रहे हैं, उनके द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द सम प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में बोला, आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं, लिखना तो अंग्रेजी में ही पड़ेगा, है ना दोस्त। कनिष्का RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्रांसपोर्ट करता है बेटा प्रोटीन को, किसको, गोल्गी एपरेटस को। अभी गोल्गी एपरेटस क्या है, ये आगे आ रहा होगा, ये आगे आ रहा होगा, फिलहाल नहीं समझ आया। अभी पॉइंट दिमाग में रखिए कि हाँ, कि ये क्या करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, किसको, गोल्गी एपरेटस को। गोल्गी एपरेटस इज आल्सो ऑर्गेनल। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता आगे आएगा, पेशेंस, है ना, सब कुछ। अब मैं गोल्गी एपरेटस पढ़ाने तो नहीं बैठूंगा, चीज़ें खिचड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, बट हाँ आप जब पढ़ते हैं तो आप एक पॉइंट को हाईलाइट कीजिए, बोले कि हाँ ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ आया गोल्गी एपरेटस पता नहीं, तो आगे जाके पढ़, फिर तू ये पॉइंट फिर पढ़ना, तो समझ जाएगा कि क्या करता है। कुछ नहीं, जो एक ऑर्गेनल आपने और बड़ा आगे जाके गोल्गी एपरेटस, उसके बारे में जान जाओगे वो क्या है कैसे करता है ना, सीधी जानकारी आएगी। बाकी पॉइंट तो वही रहेगा कि गोल्गी एपरेटस को क्या करता है, कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, नोट क्या डाला बेटा, प्रोटीन एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड बाय ER हेल्प इन बिल्डिंग दी सेल मेम्ब्रेन। अभी बोला था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ प्रोटीन और लिपिड्स बनाते हैं, ये प्रोटीन और लिपिड्स हेल्प करते हैं किसको बिल्ड करने के लिए, या किसको बनाने में, सेल मेम्ब्रेन को। किसको, सेल मेम्ब्रेन को। और इस प्रक्रिया को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आपका नाम नहीं पूछा बच्चा, आप क्लास में नए आए। विशाल, विशाल को समझ आ रहा है बेटा? अच्छा यार, ये चीज मेरे को पूछ लेना चाहिए था, तू बीच में आया ना तो थोड़ा सा मूवमेंट भी नहीं बना। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। समय हमारा हो चुका है और आई थिंक हमने वो टॉपिक खत्म किया है। आगे वही है गोल्गी एपरेटस, ये बोल के क्लास खत्म करते हैं। गोल्गी एपरेटस को सेक्रेटरी ऑफ द सेल कहते हैं। और देखो अच्छा बच्चा होता क्या होता है कि आपको मैंने दिखाया कि मैं क्या पढ़ने वाला, मैं बंद तो नहीं करा, मैंने कुछ रहस्य तो नहीं क्रिएट कर रखा। मैं हर बार क्लास खत्म करने के बाद आगे जाता हूँ और बोलता हूँ कि आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, तो बाहर ले इंडिकेशन होता है मेरे भाई कि तू थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ के आ सकता है। तू थोड़ा बहुत खुद से पढ़ के आएगा, बाकी मैं समझाऊंगा, तो मुझे लगता है तू जब क्लास में बैठ के सुनेगा तो तुझे एक बहुत अच्छा परसेप्शन टॉपिक के बारे में आएगा। कनिष्का, जब मैं तेरे को पूछता पढ़ के आई, तेरा जवाब होता है नहीं, ये खतरनाक है मेरे बच्चा, ये खतरनाक है। हिमांशी, सच में मैं समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब मैं आपका लेक्चर एंड किया
तो आइडली हर दिन मैं आपको आगे की स्लाइड्स दिखाता हूँ, है कि नहीं। अब बच्चा बोलता है क्या दिखाना चाह रहा है, मैं तुमको एक चित्रकारी दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, ये तो आइडली मैंने पढ़ाना ही है। मैंने दूसरा भी खोल दिया, लाइजोसम, मतलब मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको, मैं तो पढ़ा ही दूंगा, मेरा काम है आपको, कनिष्का आपको, अरे बोलो बच्चा, आपको थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए, जो पढ़ा है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। बट एक स्मार्ट बच्चा क्या करता है, जब उसको पता है कि ये टॉपिक आगे पढ़ाया जाएगा तो चले रीडिंग पर लगाएगा, कुछ नहीं समझ आएगा कुछ तो समझ आएगा। इतने तुम सीधे मतलब इतने तुम सीधे बोले तो इतने तुम क्या, अरे ये तो बड़े अंग्रेजी वर्ड दी, इलिटरेट वर्ड नॉट, इतने मतलब तुम भोंदू नहीं हो, ये मेरा वर्ड था, आप इतने भोंदू नहीं हो, आप स्मार्ट बच्चे हो, आप पढ़ेंगे तो कुछ तो समझ आएगा। कनिष्का बोलती क्यों परेशान करता है, चल मैं क्लास को एंड कर देता हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय टाटा मेरी दोस्त।